videos and congratulations for completing, in fact successfully completing Make in India program. सर मुझे थोड़ा ये बताइएगा कि 10 साल की मेक इन इंडिया की जर्नी को आप कैसे देखते हैं और आने वाले समय में इसका स्वरूप क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, और आपको भी मेक इन इंडिया के 10वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई। सभी देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बहुत कठिन परिस्थिति में देश की कमान संभाली थी 2014 में, एक तरफ रोज भ्रष्टाचार के किस्से निकलते थे, अर्थव्यवस्था बड़ी कमजोर हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में निवेशकों ने लगभग भारत पर से विश्वास उठा दिया था। मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को जब मेक इन इंडिया की बात कही तो कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। मोदी जी का अटल आत्मविश्वास था कि इसको सफल करना है। उन्होंने कई सारी योजनाएं, चाहे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हो, कानूनों को सरल करना, कानूनों में से जेल का प्रावधान निकालना, देश में 20 नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाना जिसमें प्लग एंड प्ले सभी व्यवस्थाएं आपको सुविधाएं वहां पे मिले, रेड कारपेट ट्रीटमेंट हो, सरकारी रेड टेप ना हो, फीताबाजी ना हो, अफसरशाही आपको परेशान ना करे, नेशनल सिंगल विंडो जिससे एक ही स्थान पर आपको सभी अप्रूवल्स मिले, भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी व्यवस्थाएं, स्टार्टअप इंडिया से युवा युवतियों को प्रोत्साहन देना, एक प्रकार से एक बहुमुखी सोच के साथ कार्यक्रम को, मेक इन इंडिया को लॉन्च किया। और इन सभी को एक कड़ी में जब हम देखते हैं तो ध्यान आता है कैसे मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था कोविड के 2 वर्ष नुकसान होने के बावजूद, विश्व में 2 युद्ध चलने के बावजूद, विश्व में अनेक समस्याएं विकसित देश तक आज तक उनसे निकल नहीं पाए, उसके बावजूद भारत विश्व का सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। हमारे युवा युवकों को नौकरी के साधन बना है मेक इन इंडिया। हमारे उद्योजकों को, एंटरप्रेन्योर्स को नए अवसर मिले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेक इन इंडिया आगे चल के अमृत काल में देश को विकसित भारत बनाने के लिए एक अहम भूमिका बनाएगा, अपना योगदान देगा। सर जैसा आपने बताया कि पीएलआई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम थी जिसने मैन्युफैक्चरिंग को सिग्निफिकेंट बूस्ट दिया। आप इसके इतने 2-3 साल के करियर को, पीएलआई को कैसे असेस करते हैं? क्या आपको लगता है किसी सेक्टर्स में कोर्स करेक्शन की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई मैं समझता हूं एक बहुत ही सफल प्रयोग सरकार का रहा। क्षेत्र जहां पे एक छोटा मोटा एडेड कॉस्ट के कारण, खर्चे के कारण हम भारत में या विश्व में कंपीट नहीं कर पा रहे थे, उसको हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देकर देश में निवेश को और प्रोत्साहित किया। लाखों लोगों को इसमें नौकरी मिली, नए उद्योग लगे, लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश अब तक लग चुका है। और कई सेक्टर्स में जहां समय कम लगता है, जेस्टेशन पीरियड कम होता है, वहां तो काम शुरू होकर पीएलआई का लाभ मिलना शुरू हो गया। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां प्रोजेक्ट लगाने का समय ज्यादा होता है, उस पर काम चल रहा है। पर साधारणतः एक बड़ी सफल योजना रही है। सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से सेमीकंडक्टर भी भारत में बड़े पैमाने पे लगे, उस पर भी काम चल रहा है। और साथ ही साथ इमर्जिंग नई टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस जो आज विश्व स्तरीय कंपनियां भारत में आके डिजाइन कर रही हैं, भारत में आके अपना क्रिटिकल कंपोनेंट्स बना रही हैं, बैटरीज बनने वाली है भारत में, स्पेशलिटी स्टील्स बनने वाले हैं। अब ऑलरेडी मोबाइल फोन तो भारत में बन के लॉन्च होते हैं। आईफोन 6 भारत में बना हुआ, लॉन्च भी भारत में पहले हुआ। तो पहले चीजें दुनिया को पहले मिलती थी, फिर भारत आती थी। अब भारत में बनती है और फिर दुनिया में जाती है।
आपने देखा और पढ़ा भी होगा कि यूएस और यूरोप बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं चाइनीज गुड्स के अगेंस्ट. डोंट यू थिंक कि इंडियन फर्म्स कैन टैप दिस अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग? Rajesh ji, India stands on its own legs. We are competitive. We are comparative in our abilities and costs. We have confidence that we can compete with anybody in the world. Problems that other nations have with China is not the reason why we will be successful. That will probably add to the market demand for Indian goods. But India on its own will be able to compete and be successful in the world as a manufacturing powerhouse, and Make in India will only further strengthen our abilities to compete in the world. सर, जैसा कि जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, वॉर्स आ रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप इंडिया के एक्सपोर्ट्स को कैसे देखते हैं, और आपको लगता है कि ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को हर्ट कर सकता है किसी भी तरीके से? समस्याएं हैं, पर जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लाखों समस्याएं होंगी, पर उसके सामने करोड़ों उसके समाधान ढूंढने के लिए भारत के लोगों में क्षमता भी है, काबिलियत भी है. आज के दिन जरूर विश्व में बहुत सारी समस्याएं हैं, पर उसके बावजूद भारत का निर्यात एक्सपोर्ट बढ़ रहा है. उसके बावजूद भारत में बड़ा निवेश आ रहा है. उसके बावजूद आज भारत में एक उत्साह का माहौल है. आखिर हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था और विश्व की 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था बने हैं, तो उसके पीछे मोदी जी का एक दूरदर्शी सोच और उनका निर्णायक नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान है. मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के इस निर्णायक नेतृत्व में, डिसाइसिव लीडरशिप में, जो आज भारत में 140 करोड़ लोग डिमांड क्रिएट करते हैं, लोगों की जो सामान की आवश्यकताएं हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए एक युवा देश जिसमें युवा ज्यादा है, अधिक है, यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, हमारी सबसे बड़ी ताकत के कानूनी व्यवस्थाएं चलती हैं. ये 4 डीज, डिसाइसिव लीडरशिप, डिमांड, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड डेमोक्रेसी, इन 4 को मद्देनजर रखते हुए देश का भविष्य भी उज्जवल है और देश 2047 में एक विकसित भारत के रूप में, एक समृद्ध भारत के रूप में उभरेगा. Sir, we have seen FDI numbers jumping 45% in the first quarter. How do you see this trend in the coming months, sir? FDI has been consistently increasing over the last 10 years. Of course, for a couple of years, we had an abnormally high FDI, because of which in between people thought as if FDI is falling. My own sense is if we normalize the inflow of FDI, we are growing every year. And the current year also, we will see growth not only in FDI, but in all investments, FDI, FII, investments coming into hardcore greenfield projects through FDI. We'll see a growing interest in India from the world community. And in the years to come, we see this interest to grow further because we are an oasis in an otherwise stormy world. We provide opportunities where others fail to do so. We provide stable and predictable policies with the rule of law and honest implementation, corruption-free government for the world to come to India. Sir, certain quarters are saying that despite taking so many measures, our manufacturing share in GDP is still 16-17%. How do you reply to these comments? Well, I think they don't recognize that with 2 years gone in COVID, 2 geopolitical situations, conflicts on the anvil, despite all the problems that we had inherited from the Congress UPA government, which takes a long time to sort out, we have been able to double our manufacturing. Our GDP has grown by 90%, when the world GDP grew only by 35%. Manufacturing doubled, because of which we continue to have 17% share in manufacturing.
of the GDP. It's a great success story on which we can build in the years to come in the Amrit Kal to take it up to 25%. सर जस्ट लास्ट क्वेश्चन ऑन हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम डे बाय डे स्ट्रेंथन होता जा रहा है. What suggestion you want to give to the budding entrepreneurs so that their role also can be enhanced in boosting manufacturing sector's growth? I would suggest every young person to come up with bright ideas, to try his luck as an entrepreneur, to be bold, because you can only do that when you are very young and when you are enthusiastic, looking for a bright future ahead of you. The startups of India are making us proud. In Australia, I'm accompanied by startups from the space ecosystem. And right now they are in dialogue with the Australian Space Agency. India promises to provide new ideas, innovative suggestions to solve the problems of the world, to solve the problems of India. And I have no doubt that India will be a land of entrepreneurs, a land of job creators, not job seekers. There'll surely be a few people who will look for government job. There'll be a lot of people who will work in the private sector. But I can assure you, intrinsically, the young Indian today is experimental, is willing to take risk, to take chances, is willing to look for a brighter future for himself and his family. And I'm very confident entrepreneurship and a public-private partnership is the way India is going to grow in the future. Sir, just on industrial, sir, just one thing on industrial townships. You have talked to Japan and Singapore to set up their units or take the townships. Your next visit will be US. Are you going to suggest US industries also so that they can also consider one of the townships? We are doing two things. One, we are setting up offices for promotion of trade, investment, technology, and tourism, ITTT, in different parts of the world. I started one in Singapore on Sunday. We'll set up one in Sydney, Abu Dhabi, Dubai in the UAE, in Saudi Arabia, Zurich, New York. We have plans for 10 such offices manned by Invest India, NICDIC, which is making these townships, ECGC for export credit guarantees and finance, DGFT for promoting trade, and partnered with CII and FICCI so that it is a public-private partnership model. Similarly, we have invited different countries to partner in our industrial township development to make a Swiss enclave or a Japanese enclave. We'd be delighted if the US companies also select a location and we can create the whole ecosystem suitable for US citizens to make an Indo-US kind of industrial township also. Thank you so much for your time, sir. Thank you so much. Thank you.